हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एक नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल तो आपने शायद बोर्ड पर देख ही लिया होगा। ये चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हमारे एनटीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, आईजेएसओ में भी काफ़ी मेजर रोल ये प्ले करता है एंड 10th बोर्ड का भी ये एक काफ़ी स्कोरिंग सब चैप्टर है। हम इस चैप्टर को क्लासिफाई करेंगे अलग अलग सेक्शंस में। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में, फिर बेसिस के बारे में एंड देन सॉल्ट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एक नई एनर्जी के साथ में। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर एसिड्स, अगर मैं एसिड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दूं तो एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट। आपने जितने भी सब्सटेंसेस टंग से टेस्ट किए हैं और ये ऑब्जर्व किया है कि ये सोर इन टेस्ट है, स्वाद में खट्टे हैं, इन सब्सटेंसेस को एसिड कहा जाता है। आप लेमन टेस्ट कर लीजिए, आप ऑरेंज टेस्ट कर लीजिए, आप सिरका टेस्ट कर लीजिए, आप टेमरिन टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये जैसे कर्ड आप टेस्ट कीजिएगा, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस सोर इन टेस्ट हैं बिकॉज इनके अंदर एसिड अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं बेसिस के बारे में, अगर मैं आपसे बात करूं बेस के बारे में, दे आर बिटर इन टेस्ट। अच्छा, बिटर इन टेस्ट हिंदी में समझाऊं? कड़वे। ऐसे सब्सटेंसेस जो खाने में कड़वे होते हैं, लाइक बिटर गॉर्ड, करेला जिसे हम कहते हैं, बॉटल गॉर्ड, लौकी हम जिसे कहते हैं, जितने भी गॉर्ड वेजिटेबल्स हैं दे ऑल आर बिटर इन। कुकुम्बर की बात कर लीजिए, दे आर ऑल्सो बिटर इन टेस्ट। बट यहाँ पर बेसिस के साथ में एक और कैटेगरी भी अटैच्ड है, दे आर सोपी इन टच। आप टंग से टेस्ट करके देखोगे दे आर बिटर इन टेस्ट, आप हाथ से टच करके देखोगे दे आर सोपी इन टच। स्टूडेंट, हमारी कांटेक्ट में बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे कंपाउंड अवेलेबल हैं। अगर हम टंग से टेस्ट करके देखेंगे, सोर है एसिड बोल दिया, बिटर है बेस बोल दिया। हम कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं उनके टेस्ट के बिहाफ पर, बट कुछ एसिड और कुछ बेस इतने ज़्यादा कोरोसिव नेचर के हैं कि अगर आप उन्हें अपनी टंग से टेस्ट करोगे तो वो हमें हार्म कर सकते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होगा अपने टंग से उन्हें टेस्ट कर पाना। तो क्या कोई अदर अल्टरनेटिव है इन्हें आइडेंटिफाई करने का? बिल्कुल है, इंडिकेटर्स। सो बेसिस में, सॉरी एसिड में सेकेंड इंट्रोडक्शन एसिड्स का क्या हो जाएगा? दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें एसिड कहा जाएगा। और अगर यही फिनोमिना, यही प्रॉपर्टी मैं बेसिस के रेस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करूं, सो हम ये कह सकते हैं दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। क्लियर सर? अब एसिड सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ये पता लगाने के लिए हमें लिटमस होना, हमारे पास लिटमस होना जरूरी है। क्या कोई और मेथड है विदाउट लिटमस अगर हम बात कर सकें? बिल्कुल है। तो थर्ड इंट्रोडक्शन एसिड का हमारे पास में हो जाएगा, इनकी पीएच वैल्यू जो होती है, एसिड की पीएच वैल्यू जो होगी वो 0 to 7 के बीच में ही रहेगी। और अगर मैं बेसिस के बारे में बात करूं तो इनकी पीएच वैल्यू, बेसिस की पीएच वैल्यू जो है वो 7 to 14 के बीच में ही रहती है। स्टूडेंट, हो सकता है कि यहाँ पर ये पीएच वैल्यू, ये लिटमस, ये सब देख करके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। स्टूडेंट, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पीएच वाला जो पार्ट है ये हम पढ़ेंगे पीएच स्केल टॉपिक में। इसी चैप्टर में हमारा टॉपिक आएगा पीएच स्केल,
और एक टॉपिक जो सेकंड डेफिनेशन है एसिड और बेस की, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स में। ठीक है, एसिड और बेस जितने भी सब्सटेंसेस हैं, आइदर दे आर एसिड और बेस, हम किस बिहाफ पर उन्हें एसिड और बेस क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके पास में एसिड और बेस का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हाँ या नहीं। चलिए, तो मैंने आपसे कहा सेकंड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इंडिकेटर में, थर्ड डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल में। तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं और फिर से आते हैं हमारे प्राइमरी इंट्रोडक्शन के ऊपर। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। बट स्टूडेंट्स, कई बार हमने जब केमिकल प्रॉपर्टी देखी है सब्सटेंसेस की, तो हम ये कहते हैं कि टंग से टेस्ट करके बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कुछ एसिड कोरोसिव हैं, कुछ बेसिस भी कोरोसिव हैं। अगर आप हर बार टंग से टेस्ट करके बताओगे कि सोर है, एसिड, बिटर है, बेस, तो वो पॉसिबल नहीं होता। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम बाय टाइम साइंटिस्ट्स ने हमें कुछ डेफिनेशन, कुछ मेथड, कुछ कंसेप्ट सजेस्ट किए हैं, जिनके बिहाफ पे हम ये बता सकते हैं सब्सटेंस एसिड होगा या बेस होगा। क्या है वो कंसेप्ट, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग एसिड और बेस को क्लासीफाई करने के लिए जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास में आ जाता है आर्हेनियस कंसेप्ट। सबसे पहले जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास में आ जाएगा आर्हेनियस कंसेप्ट। सबसे प्राइमरी, सबसे पहले दिया गया कंसेप्ट था एसिड और बेसिस को क्लासिफाई करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए। क्या है आर्हेनियस कंसेप्ट? चलो इसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, substances that can release one or more hydrogen ion, one or more hydrogen ion in their aqueous solution are acid. According to Arrhenius, what are the acid? Substances that can release one or more hydrogen ion in their aqueous solution are acid, while substances that can release one or more hydroxyl ion. What is mean by hydroxyl ion? OH minus ion in their aqueous solution are base. आर्हेनियस ने हमें क्या कहा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में H+ रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, हमने HCl को ऐड कर दिया है वाटर में, तो हमारे पास HCl जो है वो आयोनाइज होगा और जो हमारे पास रिजल्टेंट आयन बनेंगे वो बनेगा H+ और Cl-। क्लियर? तो HCl को वाटर में ऐड करने पर H+ आयन बना और Cl- आयन बना। तो हमने ये कह दिया कि क्योंकि इस एक्वा सॉल्यूशन में H+ HCl ने दिया है, तो ये हमारा एक एसिड बन जाता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, पानी के में उसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास में ये 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा और सल्फेट आयन की फॉर्मेशन कर लेता है। अगर आप ये देखो, ये 2 H+ कहाँ से आए हैं?
इस मॉलिक्यूल से आए हैं, ये सब्सटेंस हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल करेगा। क्लियर? तो जो सब्सटेंसेस H+ डोनेट करता है वही हमारा एसिड होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। हम बेस के रेस्पेक्ट में भी ये बात समझ सकते हैं, जैसे कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करवा दिया है पानी में, तो हमारे पास जो आयन बनेंगे वो बनेगा Na+ और एक बनेगा OH-। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर ये जो OH- है ये NaOH से आ रहा है, तो इस सब्सटेंस को हमने कह दिया बेस। दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बेस। ओके, सो हम एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, वाटर में ऐड कर देने पर ये पोटेशियम आयन फर्निश करते हैं और हाइड्रोक्साइल आयन OH- की फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्या यहाँ पर OH- KOH से आया है? बिल्कुल आया है। तो क्या ये भी हमारे पास एक बेस है? बिल्कुल है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जिन कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर रिप्लेस करने के लिए या तो पार्शली या कंप्लीटली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होते हैं, उन्हें एसिड कहा जाता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। एंड जिन कंपाउंड के मॉलिक्यूल में रिप्लेस करने के लिए OH- अवेलेबल है, उन्हें बेसिस कहा जाता है। ये सबसे पहला अटेम्प्ट था, आर्हेनियस ने 1887 में प्रपोज किया था एसिड और बेस को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? लेकिन स्टूडेंट, कहीं कहीं पर हमारा ये जो आर्हेनियस का कंसेप्ट है ये थोड़ा सा फेल हो जाता है। ये हमें पूरी डिटेल्स नहीं बता पाता सब्सटेंसेस की कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे रिएक्शन करवा रहा हूँ NH3 की और हमने इसे वाटर में ऐड कर दिया, तो स्टूडेंट मॉलिक्यूल को देख करके तो हमें यही लग रहा है कि भाई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन एटम है रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ पर ये एज अ एसिड बिहेव करना चाहिए था, हाँ या नहीं? अगर मैं अमोनिया को पानी में ऐड करूं तो इसके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है, ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाता, ये बेसिक सब्सटेंस बनाता है। ये जो सॉल्यूशन बनाता है वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। तो हमारे पास यही सवाल उठता है कि भाई आर्हेनियस ने तो कहा है मॉलिक्यूल में H+ अवेलेबल है, रिप्लेस करना चाहिए था, एसिड बनाना चाहिए था, नहीं बना रहा, क्या करें? तो कहीं कहीं पर आर्हेनियस कंसेप्ट जो है वो फेल हो जाता है। क्लियर? तो अब हम देख रहे हैं आर्हेनियस जो कंसेप्ट है इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, क्योंकि ये एक ही लिमिटेशन नहीं है, हम और भी बात करने वाले हैं आर्हेनियस कंसेप्ट के लिमिटेशन के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी बताता है जो एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ aqueous solution of substance only, aqueous solution of substance only। अगर कोई सब्सटेंस वाटर में ऐड किया जाएगा तो ही आर्हेनियस कंसेप्ट उसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करेगा। क्यों? क्या हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नॉन एक्वस नहीं हो सकता? मतलब ऐसा सॉल्यूशन क्या हम नहीं बना सकते जहां पर सॉल्वेंट हमारा वाटर ना हो करके कोई और सब्सटेंस है? पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। जैसे कि आप सल्फर को ऐड कर दीजिए कार्बन डाइसल्फाइड में, ये एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन डेफिनेटली है।
तो हम इसे एसिडिक या बेसिक नहीं बता सकते क्या स्टूडेंट्स? आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं बता सकते। सेकंड हम बात कर रहे हैं, दिस कंसेप्ट फेल टू एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन है तो आर्हेनियस कंसेप्ट उसके एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करने में फेल रहा है। फेल रहा है मतलब फेल हो गया है, ठीक है। थर्ड हम बात कर रहे हैं, दिस कंसेप्ट फेल टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ नॉन प्रोटिक सब्सटेंस। What are the non-protic substance like SO2, CO2, NO2, ETC? स्टूडेंट आप एक बात देखिएगा, अगर मैं SO2 की बात करूं, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में H+ आयन हाइड्रोजन एटम नहीं है। हाइड्रोजन एटम नहीं है तो क्या पानी में ऐड करने पर ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में फर्निश करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए H+ आयन अवेलेबल नहीं है। सेम विद कार्बन डाइऑक्साइड, सेम विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन थियरी जो कंसेप्ट है उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनके मॉलिक्यूल में H+ रिप्लेसिएबल H+ अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास में एसिड्स नहीं हो सकते, ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन की अगर हम बात करें, दिस कंसेप्ट फेल टू एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ NH3 एंड Na2CO3 एक्सेट्रा। स्टूडेंट जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने यहां पर आपको कहा NH3 के एक मॉलिक्यूल के अंदर रिप्लेस करने के लिए H+ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में वैसे देखो तो 3 हाइड्रोजन एटम है लेकिन वो रिप्लेसिएबल नहीं है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। बेसिक सॉल्यूशन क्यों बना रहा है भाई? मॉलिक्यूल में तो 3 हाइड्रोजन है ना, रिप्लेस करना चाहिए था, लेकिन तब भी बेसिक है। आर्हेनियस लॉ फॉलो नहीं करता। इसी तरह से अगर मेरे पास सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देख करके तो H+ ना तो बन रहा है ना ये रिलीज कर रहा है, तो ये बेसिक कैसे हुआ? क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये सारे कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे इस आर्हेनियस कंसेप्ट के। आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड है, जो OH- रिलीज करेगा वो बेस है। ये उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। इन सारे लिमिटेशंस को जब आर्हेनियस का कंसेप्ट पूरी तरह से फेल हो गया ये समझाने में कि सब्सटेंसेस को एसिड और बेसिक कैसे कहा जा रहा है, तो एक नए साइंटिस्ट का पेयर हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ। अलग अलग साइंटिस्ट थे, कंक्लूजन सेम निकला, हमने उनके दोनों को नाम को मिला करके नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वो क्या कंसेप्ट है? वो है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। क्लियर? ये हमारे पास में लिमिटेशन है आर्हेनियस के कंसेप्ट की। और अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि आर्हेनियस कंसेप्ट के लिमिटेशंस को वाइप आउट कर देगा। सेकंड जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए
और आर्हेनियस के लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए दो अलग अलग जगहों पर साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड और साइंटिस्ट लॉरी ने एक्सपेरिमेंट किए। दोनों के रिजल्ट सेम थे, हमने दोनों को क्रेडिट दिया। कंसेप्ट क्या है अब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, स्पीशीज capable of releasing proton in a reaction are acid। किसी भी रिएक्शन में जो भी स्पीशीज प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है, उन्हें एसिड कहा जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें बेसिस की, सो स्पीशीज केपेबल ऑफ accepting proton in a chemical reaction आर बेस। जो भी स्पीशीज केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है, उन्हें बेस कहा जाता है। आप स्टूडेंट हो सकता है कि सर आप कंफ्यूज हो, सर ये प्रोटॉन वाली बात कहाँ से आ गई, हम तो H+ पर फोकस कर रहे थे। तो मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम हमारे पास में होता है 1H1। क्या होता है? 1H1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन का एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो बन जाएगा H+। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया, एक प्रोटॉन ही रह गया है। क्लियर? तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने आर्हेनियस कंसेप्ट को मॉडिफाई किया कि जो स्पीशीज H+ आयन रिलीज करती है, मतलब वो एक प्रोटॉन रिलीज करती है रिएक्शन में, वो एसिड है, और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। तो अगर आपसे बात की जाए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, व्हाट आर द एसिड? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, तो हम इसे कह देते हैं प्रोटोजेनिक, क्योंकि ये प्रोटॉन को जनरेट कर रहा है। जनरेट इन द सेंस अपने मॉलिक्यूल से, अपने एटम से निकाल करके फर्निश कर रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूं बेसिस के बारे में, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो हम इन्हें कहते हैं प्रोटोफिलिक। हम इन्हें कह देते हैं प्रोटोफिलिक। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो फिलिक, जो डोनेट कर रहा है वो जेनिक। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? सभी को क्लियर है? देखो, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, हमने HCl को रिलीज करवाया, HCl को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ में, हमारे पास H+ बनेगा, Cl- आयन बनेगा, और वाटर तो इस रिएक्शन में है ही सही। वाटर तो इस रिएक्शन में है ही सही। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, इस रिएक्शन में होता क्या है, एक नोट बना करके लिखिएगा। नोट क्या है? नोट हम ये बात कर रहे हैं existing free exist of H+ ion is not possible। एक्चुअली जब हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और H+ बन जाएगा, अल्टीमेटली प्रोटॉन रह जाएगा, तो फ्री एग्जिस्ट ऑफ H+ आयन इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो H+ आयन है, H+ आयन अटैच्ड
टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, ये जो सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल से अटैच होकर के अपना एक नया आयन बना लेता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जब आपने HCl को रिएक्शन करवा दिया वाटर के साथ में, तो हमारे पास अल्टीमेटली Cl माइनस आयन बनेगा और H3O+ आयन बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन आयन था ये सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर के H3O+ की फॉर्मेशन कर लेता है और H3O+ आयन को ही कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है ये बात? ये हमारे पास में है एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ में। अब देखो यहां पर HCl ने H+ डोनेट किया है तो ये बन गया हमारा एसिड, और वाटर ने H+ को एक्सेप्ट किया है तो ये हमारा बन जाता है बेस। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं H2SO4 के बारे में, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं इसको रिएक्शन करवा देता हूं तो ये बनाएगा सल्फेट आयन और हमारे पास में 3 हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये H2SO4 ने डोनेट किया है, ये एसिड है, वाटर हमारा यहाँ पर बेस की तरह वर्क कर रहा है। अब जो लिमिटेशन आर्हेनियस के टाइम पर रह गई थी, कौन सी वाली? अमोनिया की रिएक्शन वाली। अमोनिया को वाटर से रिएक्शन करवाया है तो देखो यहां पर वाटर एक H+ रिलीज करेगा और OH- बनाएगा। ये है हमारा अमोनिया। अब ये जो H+ है ये अमोनिया के साथ मिलकर के अमोनियम आयन बना लेता है NH4+, और ये OH- आपस में मिलकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में H+ कहां से आया है? वाटर से। तो वाटर हमारा एसिड है, वाटर जो है वो हमारा एसिड है, और अमोनिया ने NH3 मॉलिक्यूल ने H+ को एक्सेप्ट किया है तो ये हमारा एक बेस बन जाता है। तो जो हमने आर्हेनियस का लिमिटेशन देखा था, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज नॉट एसिडिक, इट इज बेसिक इन नेचर, वो इस कंसेप्ट से क्लियर हो जाता है। क्लियर? अब देखो तो हमने कहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास बेसिक नेचर का सब्सटेंस बन गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ या नहीं? तो स्टूडेंट अगर आप इन सभी रिएक्शन को कंपेयर करो तो आप ये देखोगे कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर जो है वो बेसिक नेचर शो कर रहा है, और किसी किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर जो है हमारा एसिड की तरह बिहेव शो कर रहा है। तो हम ये बात समझ रहे हैं कि कोई एक सब्सटेंस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। जो सब्सटेंसेस एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है एम्फीप्रोटिक। सो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में है एम्फीप्रोटिक। आप इसे एम्फीप्रोटिक भी कह सकते हो और आप इसे एम्फोटेरिक भी कह सकते हो। What is mean by amphiprotic or amphoteric substances? Substances that can act as acid as well as base. जो substances acid as well as base मीन्स प्रोटोन डोनेट भी कर सकते हैं, प्रोटोन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उन्हें एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, जैसे कि वाटर है, अमोनिया है या अमोनिया है और एसिटिक एसिड है, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में सब्सटेंसेस के जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव शो कर सकते हैं। कैसे? इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। स्टूडेंट वाटर है, अगर इसमें से H+ चला जाएगा तो ये OH- बना लेगा,
है ना। तो इसने प्रोटॉन डोनेट किया है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन वाटर ने अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन भी कर लेता है। क्लियर। दोनों इस रिएक्शन में ये एसिड है और इस रिएक्शन में ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, पहली बात तो ये एम्फीप्रोटिक है। दूसरा, मैंने एग्जाम्पल लिया अमोनिया का। अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन एटम चला जाएगा तो ये इस तरह से नेगेटिव आयन बना लेगा। यहाँ पर ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि NH3 अगर एक H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो ये अमोनियम आयन NH4 भी बना लेगा। क्लियर। दोनों ही रिएक्शन सही हैं। यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करता हूँ एसिटिक एसिड के बारे में, तो ये एक H+ रिलीज करके एसीटेट आयन की फॉर्मेशन कर लेगा, ये एसिड है। लेकिन अगर एसिटिक एसिड को मैंने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दिया तो ये एक H+ एक्सेप्ट करके पॉजिटिव आयन भी बना लेता है। क्लियर है। तो स्टूडेंट ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे सब्सटेंसेस के जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। इज दिस क्लियर। ये पूरी रिएक्शन समझ में आ गई आप लोगों को। ये था हमारे पास में सेकंड कंसेप्ट एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए, जो है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, दे आर प्रोटोजेनिक, while proton acceptors are bases, they are प्रोटोफिलिक। नोट कर लीजिए विद रिएक्शन। क्लियर। आगे बढ़ें। अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में, जो कि हमारे पास में आ जाता है कॉन्जुगेट पेयर का। स्टूडेंट रिएक्शन को देखिएगा। एक रिएक्शन जैसे मैंने आपके सामने लिख दी है, मेरे पास HCl है और वाटर से ऐड कराने पर मुझे आयन मिल रहा है Cl- और एक बन रहा है H3O+। इज दिस क्लियर। डन। हमने ये कहा यहां पर HCl एक एसिड है, H2O एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं H+ डोनेट करने के बाद, एसिड में से H+ को डोनेट करने के बाद जो स्पीशीज बच गई है उसे ऑब्जर्व करूं तो यहां पर हमारे पास में जो स्पीशीज बच जाती है वो ये रही। स्टूडेंट यहां पर HCl डोनर था, बट जो Cl- जो रिजल्टेंट रेडिकल बना है डोनेट करने के बाद में, अब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसका मतलब अब ये एज अ बेस बिहेव करेगा। तो HCl अगर एसिड था तो हम Cl- को कह देते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस। हम क्या कह देते हैं? Cl- को HCl का कॉन्जुगेट बेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि H+ डोनेट करने के बाद अब Cl- में टेंडेंसी हो गई है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की। इसी तरह से आप ये बात देखिएगा, बेस हमारा क्या है रिएक्शन में? H2O। H2O ने एक H+ एक्सेप्ट किया, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन H3O+। लेकिन क्या अब ये H3O+ एक H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है? बिल्कुल रखता है। तो ये हमारे पास में बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अगर आपसे बात की जाए कॉन्जुगेट पेयर के बारे में, अगर आपसे बात की जाए कॉन्जुगेट पेयर के बारे में, तो वो क्या होगा हमारे पास में? अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस differ by a proton are
known as conjugate पेयर। स्टूडेंट, एसिड और बेस का ऐसा पेयर जिसमें उनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क आ रहा है उसे कॉन्जुगेट पेयर कहा जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हमने रिएक्शन करवा दिया है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं NH3 प्लस H2O को। अमोनिया को पानी से आपने रिएक्शन करवा दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस। या देखो, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉडली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम रिएक्शन लिख रहे हैं, हमारे पास एसिड है जिसको हमने रिएक्शन करवा दिया बेस के साथ में, तो आपके पास बनेगा कॉन्जुगेट एसिड और फिर आपके पास बनेगा कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमारे पास वाटर एसिड की तरह बिहेव करेगा कब? जब उसको अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड क्या बन जाएगा? OH माइनस, और बेस क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। सॉरी, यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं। अब एसिड क्या बन जाएगा हमारा? NH4 प्लस, और बेस क्या बन जाएगा हमारा? OH माइनस। क्योंकि देखो यहाँ पर एसिड क्यों है? क्योंकि ये डोनेट कर सकता है। ये बेस क्यों है? क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखो, जो OH माइनस है, एसिड से H प्लस के फर्क के बाद जो OH माइनस बना है, क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो क्या ये कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, अमोनिया ने H प्लस एक्सेप्ट किया, NH4 प्लस बन गया। अब क्या ये डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने जैसे रिएक्शन करवा दिया है, अच्छा HCl का एग्जांपल तो हम ले ही चुके हैं। एसिटिक एसिड को हमने रिएक्शन ले लिया रिएक्शन में, और इसे H2O के साथ में रिएक्शन करवा दिया है। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो H3O प्लस बन रहा है वो कॉन्जुगेट एसिड है H2O का, और कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा हमारा? CH3COO माइनस। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? बट एक और भी यहाँ पर रिएक्शन हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ में एसिटिक एसिड को रिएक्शन करवा देता हूँ। प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पर हमारा जो एसिड बनेगा वो बनेगा CH3COOH2 प्लस और F माइनस हमारा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कैसे है उसको भी एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकूँ। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास वाटर को रिएक्शन करवा दिया वाटर के साथ में, तो क्या मेरे पास में H3O प्लस की फॉर्मेशन होगी? बिल्कुल होगी। H3O प्लस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर बेस, बट साथ के साथ हमारे पास OH माइनस की फॉर्मेशन भी होगी। OH माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O एसिड। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूं अमोनिया की रिएक्शन अमोनिया के साथ में तो यहां पर रिएक्शन कैसे होगी? एक हमारे पास बनता है NH4 प्लस और एक हमारे पास बनता है NH2 माइनस। एक हमारे पास बनता है NH4 प्लस और एक हमारे पास बनता है NH2 माइनस। देख लीजिए, NH4 प्लस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ base NH3 and NH2 minus is the conjugate base of acid NH3। यहां पर भी हमें समझ में आता है कि वाटर है, एसिटिक एसिड है, अमोनिया है, दे कैन वर्क एज एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। स्टूडेंट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट क्लियर है सभी को? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखे हैं, कॉन्जुगेट पेयर की बात कर लीजिए, एम्फोप्रोटिक या एम्फोटेरिक की बात कर लीजिए। क्लियर? एसिड से H प्लस निकलेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस से H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है।
इज दिस क्लियर? एग्जाम में जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, बताइए। तो ये आपको याद रखना है, कंसेप्ट है प्रोटॉन का डिफरेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ। इज दिस क्लियर? चलिए, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रिलेटेड टू लिमिटेशंस। इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमारे पास में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अब लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट की क्या क्या लिमिटेशन है? पहला, इसके लिए किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन करना जरूरी है। क्लियर? क्या एक सब्सटेंस सिंगली एसिड नहीं हो सकता? फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? इट explain acidic or basic nature when substance react with other substance। स्टूडेंट एक बात बताइए, अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं कर रहा है तो क्या वो एसिडिक और बेसिक नेचर शो नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन ये लिमिटेशन आप ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट की है। एक प्रोटॉन दे रहा है तो दूसरे को लेना भी चाहिए, क्यों भाई? है ना? तो ये लिमिटेशन हो जाती है। दूसरा हमारे पास में क्या है? देयर इज अ नंबर ऑफ reaction where no proton transfer takes place। कुछ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जहां पर जहां पर प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, बट वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास में SO2 प्लस SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बना देंगे SO माइनस और एक बन जाएगा SO3 प्लस। क्लियर? तो सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये बनाएगा SO प्लस और ये बनाएगा SO3 माइनस, +2 आएगा यहां पर। ठीक है, तो ये एक्सचेंज क्यों हो रहा है भाई? इस रिएक्शन में तो हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, डोनेशन और एक्सेप्टेशन नहीं हो रहा, तो ये एसिड और बेसिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा क्या? ये एसिडिक रेडिकल है, ये बेसिक रेडिकल है, देन डेफिनेटली ये एसिड्स तो हैं, बट ये डेफिनेशन जो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, थर्ड हमारे पास में आ जाएगा इट फेल टू एक्सप्लेन। हम कंक्लूड अगर ये करें तो हम ये कह सकते हैं इट फेल टू एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ नॉन प्रोटिक सब्सटेंस। जो भी नॉन प्रोटिक सब्सटेंसेस हैं ये उनके एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्लियर? नोट कर लीजिए स्टूडेंट आराम से। क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा आर्हेनियस के ड्रॉबैक को कम करने के लिए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट आया, और जो भी लिमिटेशन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट के हैं उन्हें ओवरकम करने के लिए एक थर्ड हमारे पास साइंटिस्ट थे
जिन्हें हम लुईस कहते हैं, उनका नाम लुईस था इसलिए। तो साइंटिस्ट लुईस ने हमें एक नया कंसेप्ट दिया एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने का, उसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। इट इज लुईस कंसेप्ट। एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो है लुईस कंसेप्ट, जो कि लिमिटेशंस को ओवरकम करेगा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की। देखो आर्हेनियस की लिमिटेशन को ओवरकम किया ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की लिमिटेशन को ओवरकम करेगा लुईस कंसेप्ट। सो according to Lewis concept, substances which can donate a pair of electron, which can donate a pair of electron to form a coordinate bond with other substance or base। देखो जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। एंड substances that can accept a pair of electrons are acid। अगर बात की जाए एसिड के बारे में तो हम इन्हें कहते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और अगर बात की जाए बेसिस के बारे में तो हम इन्हें कह देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। इज दिस क्लियर? बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इन्हें हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। इन्हें हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और अगर एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इन्हें हम कह देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। क्लियर? इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल भी आप कह सकते हो। एसिड्स क्या होंगे? एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मींस दे आर इलेक्ट्रोफाइल। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर, मींस दे आर न्यूक्लियोफाइल। कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे अमोनिया के बारे में, चलो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं। ये रहा नाइट्रोजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ने बना दिया लोन पेयर और बाकी के 3 हमारा हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हैं। स्टूडेंट, जब कभी भी अमोनिया को बोरोन फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है तो देखो जो बोरोन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। फ्लोरीन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। इसका सेंट्रल एटम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, मतलब अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है अमोनिया के साथ में। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है अमोनिया के साथ में। यहां पर NH3 जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है ये बेस बिहेव कर रहा है एज अ बेस, और BF3 जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है ये बिहेव कर रहा है एज एन एसिड। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सभी को क्लियर है? अगर आपसे बात की जाए, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमारे पास H+ अवेलेबल है और एक हमारे पास में है OH- रेडिकल। अगर ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो देखो ये रहा हमारे पास में
OH, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर वेकेंट है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं H+ के साथ में। तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसने किया है? OH- ने, तो ये बेस है, एक्सेप्ट किया है H+ ने, तो ये हमारा एसिड बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाता है हमारा H2O। इज दिस क्लियर? अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला होता है बेस, एक्सेप्ट करने वाला होता है एसिड। इज दिस क्लियर? आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं उन सब्सटेंसेस की दैट कैन एक्ट एज लुईस एसिड, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल हैविंग सेंट्रल एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जिन मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं जितने भी सिंपल कैटायंस हैं, जितने भी सिंपल कैटायंस हैं लाइक Na+, Mg+2, Ca+2 एक्सेट्रा, ये भी हमारे लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? इसके अलावा हमारे पास में थर्ड सब्सटेंसेस कौन होंगे जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं? मॉलिक्यूल हैविंग सेंट्रल एटम विद एम्प्टी d ऑर्बिटल। जिन भी सब्सटेंसेस के सेंट्रल एटम में ऐसे वैकेंट d ऑर्बिटल हैं, वो बिल्कुल लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ SiX4 के बारे में हम बात कर रहे हैं, गैलियम X4 के बारे में, ETC। कैसे होगा? देखो, हमारे पास में है सब्सटेंस सिलिकॉन फ्लोराइड XeF4। अगर ये 2 फ्लोराइड आयन से रिएक्शन कर लेता है तो हमारे पास में SiF6-2 की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो SiF4 है ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि फ्लोरीन जो है ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। नहीं, सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। SiF4 जो है ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा है और फ्लोरीन आयन जो है ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है SiF4 को। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक और भी हमारे पास में अवेलेबल है। फोर्थ, कौन से मॉलिक्यूल लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे? मॉलिक्यूल हैविंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कभी भी मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम ऐसे हैं जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और मोर देन 1 बॉन्ड है, देन डेफिनेटली वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं स्टूडेंट। कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, ये मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अवेलेबल है और मैंने इसे रिएक्शन करवा दिया वाटर के साथ में।
अगर हम इसे वाटर के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं, वाटर के साथ में ऐसे को चलो बेस के साथ में रिएक्शन करा देते हैं, बेस के साथ मीन्स OH माइनस के साथ में, तो ये हमारे पास आयन बन जाता है O माइनस C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा OH माइनस। क्लियर है? देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो यहां पर ये जो सब्सटेंस है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये तो बेस से आ ही रहा है, तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगर बात की जाए कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस दैट कैन एक्ट एज लुईस बेस। लुईस बेस की तरह एक्ट करने वाले हमारे पास कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं, तो पहला हमारे पास में आता है मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। स्टूडेंट देखो लोन पेयर डोनेट करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर होना भी तो चाहिए, तो जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल है वो डेफिनेटली लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपसे अमोनिया के बारे में, अमोनिया जो है इसके सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, हमारे पास एमाइन अवेलेबल है, एमाइन हमारे पास जैसे RNH2 की बात कर लेते हैं, या एल्कोहल अवेलेबल है, हम बात कर रहे हैं ROH के बारे में, ये एल्कोहल है, तो दे कैन वर्क एज अ लुईस बेस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जितने भी हमारे पास सिंपल एनायंस होते हैं दे कैन वर्क एज अ लुईस बेस। जैसे कि हम बात कर लें OH माइनस के बारे में, F माइनस Cl माइनस है हमारा, Cl माइनस है, साइनाइड आयन है, दे ऑल वर्क एज लुईस बेस। और थर्ड हमारे पास में आ जाता है मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें मोर देन वन बॉन्ड अवेलेबल होंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एथीन के बारे में, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी हमारे जो हैं क्या बनाएंगे, लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। कैसे? देखो हमारे पास एथीन अवेलेबल है, अगर मैंने इसे लुईस एसिड मतलब सिंपल कैटायन के साथ में रिएक्शन करवा दिया है, तो ये हमारे पास रिएक्शन करके कंपाउंड कुछ इस तरह का बना लेते हैं। इस पे पूरे पर +1 का चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट तो ये हमारे पास में जो कंपाउंड है डबल बॉन्ड का कार्बन कार्बन के बीच, ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने समझा कि जो भी सब्सटेंसेस आइदर एसिड हैं, बेस हैं, उन्हें क्लासिफाई करने के लिए आर्हेनियस कंसेप्ट क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट क्या होता है और लुईस कंसेप्ट क्या होता है। इसी के साथ साथ हमने इसके कुछ लिमिटेशंस भी देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि एसिड और बेस को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।